नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर में, जहां हर कहानी एक नई दुनिया का दरवाजा खोलती है। यहां आपको सिस्टम, रोमांस और मैजिक जैसी अलग अलग तरह की कहानियां मिलेंगी जो आपको एक जादुई और रोमांचक सफर पर ले जाएंगी। तो आइए इस अद्भुत सफर में आगे बढ़ते हैं। अध्याय एक। आदित्य मलापुरा शहर के प्रवृत्ति नगर की झुग्गियों में रहने वाले सभी लोग बेहद गरीबी में रहते थे। यहाँ रहने वाले लोग आम पृष्ठभूमि वाले हैं और वे दिन में मुश्किल से 3 बार खाना खा पाते हैं। कुछ लोग बदतर जीवन स्थितियों के कारण दिन में ज्यादा से ज्यादा 2 बार ही खाना खा पाते हैं। इस इलाके में रहने वाले सभी लोगों की जिंदगी को एक शब्द में कहें तो दयनीय। एक जर्जर 3 मंजिला अपार्टमेंट के एक जीर्ण शीर्ण कमरे के अंदर 20 साल का एक युवक काम पर जाने की तैयारी कर रहा था। उसने एक सादी सफेद शर्ट और सस्ती काली पतलून पहन रखी थी, जो उसने एक थ्रिफ्ट शॉप से खरीदी थी। इस आदमी का नाम आदित्य सक्सेना है। उसके ज्यादातर दोस्त उसे आदित्य कहकर बुलाते हैं। वह एक एशियाई व्यक्ति के लिए काफी लंबा था। उसकी लंबाई लगभग 6 फुट 2 इंच थी। अपने दुबले पतले मांसल शरीर और औसत से ज्यादा सुंदर चेहरे के साथ जब भी वह सड़क से बाहर निकलता, लोग उसे हमेशा दूसरी नजर से देखते। आखिरकार उसके देश में वयस्क पुरुषों की औसत ऊंचाई केवल 5 फुट 5 इंच के आसपास थी। आदित्य ने अपनी सस्ती नकली कलाई घड़ी पर समय देखा और उसका चेहरा तुरंत उतर गया। ओह नहीं, मैं काम पर देर से पहुंचूंगा। मेरा बॉस मेरा वेतन काट सकता है। चूंकि वह एक निर्माण कंपनी में केवल एक संविदा कर्मचारी था, इसलिए उसे उचित वेतन नहीं मिलता था और उसे वह सबसे बुनियादी लाभ भी नहीं मिलता था जो एक कर्मचारी को मिलना चाहिए। उसे हमेशा उसकी शिफ्ट के अंत में नकद वेतन दिया जाता था और इसे देने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति उसकी टीम का सुपरवाइजर होता है, जो जगदीश सेठ नामक एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति है। आदित्य ने जल्दी से अपने स्टील टो वाले जूते उठाए और उन्हें अपनी सबसे तेज गति से पहना। उसने अपने बालों में कंघी करने की भी जहमत नहीं उठाई। उसने अपने अपार्टमेंट से बाहर निकलने से पहले अपना हार्ड हैट और बैग उठाया। आदित्य, सावधान, तुम किसी से टकरा सकते हो, उसके एक पड़ोसी ने चेतावनी दी। संकरी गली में बहुत से लोग चल रहे थे, लेकिन जब उन्होंने स्टील के पंजे वाले जूते पहने आदित्य की लंबी आकृति को दौड़ते हुए देखा, तो सभी लोग जल्दी से उसके पास चले गए। आदित्य के पास अपनी कार नहीं थी। उसके पास मोटरसाइकिल या बाइक भी नहीं थी। वह एक कंगाल व्यक्ति की परिभाषा थी। बस स्टॉप पर पहुंचने के लिए उसे लगभग 10 से 15 मिनट पैदल चलना पड़ता था। सौभाग्य से जिस कंस्ट्रक्शन कंपनी में वह काम कर रहा था, वह सिर्फ 2 किलोमीटर दूर थी। जब वह बस स्टॉप पर पहुंचा, तो उसने देखा कि एक बस पहले से ही वहां खड़ी थी। वह बस की ओर दौड़ा और आखिरकार केतन को सीट मिलने पर राहत की सांस ली। फिर उसने समय देखा और मन ही मन उसका हिसाब लगाया। मुझे समय पर पहुंचना चाहिए, उसने उम्मीद भरी आवाज में कहा। वह सिर्फ खुद को ही देर से उठने के लिए दोषी मान रहा था। अभी सुबह का समय था और वह भाग्यशाली था कि बहुत ज्यादा ट्रैफिक नहीं था। उसने बस का किराया चुकाया और तुरंत उतर गया। उसने फिर से समय देखा और खुशी से मुस्कुराया। मुझे अभी देर नहीं हुई है। हा हा हा। वह चेहरे पर राहत भरी मुस्कान लिए कंस्ट्रक्शन कंपनी की बिल्डिंग में दाखिल हुआ। जब वह टीम के ऑफिस पहुंचा, तो उसने देखा कि उनकी टीम का सुपरवाइजर जगदीश सेठ उसे सिर से पैर तक देख रहा था। तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। मेरे साथ मेरे ऑफिस चलो, उसने ठंडी आवाज में कहा। किसी कारण से जब आदित्य ने अपने सुपरवाइजर की आवाज सुनी तो वह अजीब तरह से घबरा गया। वह चुपचाप जगदीश सेठ के पीछे चला गया और जब वे उसके दफ्तर में पहुंचे तो उस आदमी ने उसकी तरफ देखा और कहा, बैठ जाओ। गल्प, मुझे लगता है कि आपको एक नजर डालनी चाहिए, आदित्य ने घबराकर सीट पर बैठते हुए कहा। सर, क्या मैंने कुछ गलत किया? उसने जगदीश सेठ की ओर देखते हुए पूछा। अधेड़ उम्र के आदमी ने उसे कागज का एक टुकड़ा देते हुए कहा, इसे पढ़ो। आदित्य ने उससे कागज लिया और उसकी सामग्री पढ़ी। यह अंग्रेजी में लिखा था और वह इसे मुश्किल से समझ पाया क्योंकि वह सिर्फ हाई स्कूल पास था। हालांकि जो कुछ शब्द वह समझ पाया, उससे उसे एहसास हुआ कि निर्माण कंपनी उसका अनुबंध समाप्त कर रही थी। सर, कंपनी मुझे नौकरी से क्यों निकाल रही है? मुझे याद नहीं कि मैंने कुछ गलत किया हो। आदित्य को गुस्सा आ गया। वह 1 साल से ज्यादा समय से कंस्ट्रक्शन कंपनी में अथक परिश्रम कर रहा है, लेकिन अचानक उसे नौकरी से निकाल दिया गया। इससे वह बहुत क्रोधित हो गया। पेटू, जगदीश सेठ ने मेज पर जोर से पटक कर चिल्लाया। क्या तुम सच में सोचते हो कि हमें पता नहीं चलेगा कि तुमने क्या किया? तुम हमारी टीम के पैसे का गबन कर रहे थे। तुम किस्मत वाले हो कि बॉस इतने उदार हैं कि तुमने जो पैसे चुराए थे उन्हें चुकाए बिना तुम्हें जाने दिया। अब अपना सामान पैक करो और मेरे ऑफिस से भाग जाओ। ये सुनकर आदित्य और भी क्रोधित हो गया। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं टीम के फंड को रखने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति भी नहीं हूँ। मैं इसे कैसे चुरा सकता हूँ? तुम ही एकमात्र व्यक्ति हो जो हमारे फंड को संभालते हो, इसलिए तुम्हें इस बारे में और अधिक जानना चाहिए। इस समय उसे पता था कि वह इस लालची सुपरवाइजर के लिए बलि का बकरा बन गया था।
जगदीश सेठ ने खड़े होकर आदित्य की ओर उंगली उठाई और वह तिरस्कार से चिल्लाया, तुम कौन होते हो मुझ पर आरोप लगाने वाले? तुम कोई नहीं हो। अगर तुम नहीं चाहते कि मैं सुरक्षाकर्मियों को बुलाऊं तो मेरे दफ्तर से चले जाओ। आदित्य की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। वह वास्तव में इस लालची मोटे सुअर को नष्ट करना चाहता था, लेकिन ऐसा करने से उसे केवल सलाखों के पीछे जाना पड़ता। तुम क्या घूर रहे हो? क्या तुम मुझे मुक्का मारना चाहते हो? चलो मुझे मारो, डरो मत। हा हा हा। जगदीश सेठ ने ठहाका लगाते हुए अपना सिर आदित्य के करीब ले जाकर हंसा। वह जानबूझकर इस आदमी को भड़का रहा था ताकि वह कानून का इस्तेमाल करके उससे छुटकारा पा सके। आदित्य अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ। उसकी ऊंची कदकाठी ने जगदीश सेठ को डरा दिया, जिससे वह अनजाने में ही एक कदम पीछे हट गया। मैं इससे याद रखूंगा, आदित्य ने ऑफिस से बाहर निकलने से पहले ठंडे स्वर में कहा। उसने अपनी सेपरेशन फीस लेने की भी जहमत नहीं उठाई। वह भारी कदमों से कंपनी की इमारत से बाहर निकला। इमारत से बाहर जाने के बाद आदित्य ने अपना हार्ड हेड जमीन पर पटक दिया और अपने स्टील टो वाले जूतों से उस पर रौंद दिया। लानत है उस खूनी सुअर पर, सक्सेना ने गुस्से से कहा। उसके जोर से चिल्लाने से दूसरे कर्मचारियों का ध्यान आकर्षित हुआ, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। वह बस अपना गुस्सा निकालना चाहता था। अध्याय 2 छायादार ऐप। जगदीश सेठ को जी भरकर कोसने के बाद आदित्य ने अपनी नज़र कंस्ट्रक्शन कंपनी की विशाल बिल्डिंग पर घुमाई। बाकल ब्रदर्स कंपनी यह कंपनी का नाम था और उन्होंने इसे अपने दिल में गहराई से अंकित कर लिया। अब मुझे क्या करना चाहिए? आदित्य ने खुद को सेक्शन के पास वाली बेंच पर बैठा पाया। उसके माता पिता किसान थे जो देहात में रहते थे और उन्होंने अपनी बचत का एक बड़ा हिस्सा उसे शहर में काम करने के लिए भेजा था। अपनी वर्तमान स्थिति को देखते हुए उसे अपने घर लौटने में बहुत शर्म आएगी। उन्होंने फोन को अपने बैग में रख लिया और सोशल मीडिया पर उन कंपनियों की खोज की जो श्रमिकों की तलाश कर रही थीं। उसके बैंक खाते में केवल 6,000 पैसा थे जो $120 के बराबर थे। अगर वह किफ़ायती तरीके से भी रहता तो भी यह रकम उसे एक हफ्ते से ज़्यादा नहीं चल पाती। इससे पहले कि वह अपना बचा हुआ सारा पैसा खर्च कर दे, उसे दूसरी नौकरी ढूंढनी पड़ी। अचानक उसने अपने फ़ोन के कोने में एक अजीब विज्ञापन देखा और गलती से उस पर क्लिक कर दिया। यह क्या है? विज्ञापन ने उसे एक ऐप दिखाया जो उसके डिवाइस पर अपने आप डाउनलोड हो गया। उसने डाउनलोडिंग प्रक्रिया को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसका फ़ोन उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। इससे उसे थोड़ी चिंता हुई क्योंकि यह पहली बार था जब उसे इस तरह की किसी चीज़ का सामना करना पड़ा था। उसे चिंता थी कि यह ऐप एक हैकिंग सॉफ्टवेयर है जो उसकी बैंक जानकारी चुरा सकता है। अरे, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? आज मैं इतना बदकिस्मत क्यों हूँ? उसने दांत पीसते हुए कहा। जल्द ही ऐप की डाउनलोडिंग प्रक्रिया पूरी हो गई और यह स्वचालित रूप से खुल गया। नहीं, नहीं, नहीं। आदित्य को तब बहुत बुरा लगा जब उसने देखा कि ऐप अब खुल रहा है। उसे लगा कि यह उसकी बैंक संबंधी जानकारी चुराने वाला है, इसलिए वह बहुत घबरा गया। उसने अपना फ़ोन बंद करने की कोशिश की, लेकिन वह काम नहीं कर रहा था। जब ऐप लोड होने लगा तो उसने हार मान ली और चेहरे पर खालीपन लिए स्क्रीन को घूरता रहा। स्क्रीन चमक उठी और कुछ पंक्तियां दिखाई देने लगीं। हमारा ऐप डाउनलोड करने के लिए धन्यवाद। अब आप दैनिक पुरस्कार का दावा कर सकते हैं। क्या आप आज का अपना इनाम लेना चाहते हैं? हाँ। आदित्य स्क्रीन को घूरता रहा। वहाँ नहीं का विकल्प भी नहीं था। उसने फिर से ऐप से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन फिर भी यह काम नहीं किया। उसने आह भरी और भारी मान से हाँ पर क्लिक किया। बधाई हो, आपने 100,000 पैसा का दावा किया है। नोट 100,000 पैसा इक्वल्स $2,000 पैसा पहले ही आपके बैंक खाते में पहुंचा दिया गया है। जैसे ही ये शब्द उसकी स्क्रीन पर दिखाई दिए, ऐप अपने आप बंद हो गया और उसे उसकी होम स्क्रीन पर निर्देशित कर दिया गया। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। पहले हुए अजीब दृश्य के बाद आदित्य ने उत्सुकता से अपने बैंक खाते की जांच की और जब उसने अपनी बचत में जमा राशि देखी तो वह दंग रह गया। 106,000 उसके बैंक खाते में केवल 6,000 पैसा थे तो अतिरिक्त 1,00,000 पैसा कहाँ से आए? उसे अचानक वे शब्द याद आ गए जो पहले उसकी स्क्रीन पर चमक रहे थे। क्या उसमें यह नहीं लिखा था कि उसे अपना दैनिक इनाम लेने के बाद 100,000 पैसा मिले? क्या ये सच हो सकता है? क्या वह सपना देख रहा था? आदित्य ने अपनी आंखें रगड़ी और अपने गालों पर चुटकी ली, फिर अपने बचत खाते में जमा रकम को देखा। 106,000 ये क्या हो रहा है? उसने आश्चर्य से कहा। उसने पहले से मौजूद अजीब ऐप को ढूंढा, लेकिन अब वह उसे ढूंढ नहीं पाया। ऐसा लग रहा था कि वह गायब हो गया है और उसका कोई निशान भी नहीं मिल रहा है। कुछ देर बाद उसने उलझन में अपना फ़ोन बंद कर दिया। उसने ये जांचने का फैसला किया कि उसके खाते में आए पैसे असली हैं या नहीं। ये जानने के लिए वह इलाके के सबसे नज़दीकी एटीएम पर गया। उसने अपना बैंक कार्ड पकड़ा और उसे मशीन में डाला। अपनी जानकारी दर्ज करने के बाद उसने पैसे निकालने का विकल्प दबाया। उसके देश में एटीएम में निकासी के लिए प्रति लेनदेन 10,000 पैसा की सीमा है।
और वह प्रतिदिन 50,000 पैसा निकाल सकता था, लेकिन उसने पहले एक लेनदेन किया ताकि यह पता चल सके कि पैसा असली है या नहीं। फिर उसने अपने बचत खाते में शेष पैसे की जांच की। 96,000, यह असली है? बिल्कुल नहीं। हा हा हा। फिर उसने 40,000 पैसा पाने के लिए 4 और लेन देन किए। वह खुशी से हंस पड़ा और उसने अपने हाथों में पैसों की पतली गड्डी थाम ली। यह उसके जीवन में सबसे आसानी से मिला पैसा था और यह बहुत अप्रत्याशित रूप से सामने आया। उसे ये भी नहीं पता था कि यह कैसे हुआ या उसने ऐप को कैसे ट्रिगर किया। आदित्य ने पैसे निकालकर अपने बटुए में रख लिए। ये पहली बार था जब उसके बटुए में इतने पैसे थे और उसे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। अब मुझे अगले महीने के खर्चों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसने मन ही मन सोचा। वह जल्दी से अपने अपार्टमेंट में लौट आया। जब वह अपने अपार्टमेंट में पहुंचा तो उसने कुछ स्वादिष्ट खाना खाकर अप्रत्याशित कमाई का जश्न मनाने का फैसला किया। उसने एक फूड डिलीवरी ऐप खोला और अपने पसंदीदा फूड चेन रेस्तरां से ऑर्डर किया। उसके ऑर्डर की कुल राशि 700 पैसा से ज्यादा थी, लेकिन फिर भी उसने ऑर्डर जारी रखा। ये राशि उसके एक दिन के खर्च के बराबर थी, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। जल्द ही उसने जो खाना ऑर्डर किया था वह आ गया। वह अपने अपार्टमेंट की बिल्डिंग से बाहर निकला और डिलीवरी राइडर की तलाश करने लगा। क्या आप सर आदित्य हैं? सवार ने अपने डिवाइस पर लेन देन की जांच करते हुए अनिश्चित स्वर में पूछा। आदित्य ने सिर हिलाया और सवार को अपने फोन पर लेन देन का विवरण दिखाया। हाँ, मैं ही हूँ। यह मेरा भुगतान है, आप बचे हुए पैसे रख सकते हैं। उसने सवार को 1,000 पैसा का नोट थमाते हुए कहा। सर, आपके पास अभी भी 300 पैसा के बदले पैसे हैं। क्या आप इस बारे में निश्चित हैं? डिलीवरी राइडर उसकी उदारता से आश्चर्यचकित था। 300 पैसा उसके लिए पहले से ही बहुत पैसा था। आदित्य ने सिर हिलाते हुए मुस्कुराया। उसे अचानक से ये पैसे मिल गए और उसे डिलीवरी राइडर को थोड़ी सी रकम देने में कोई आपत्ति नहीं थी। कृपया इसे रख लें, उसने हाथ हिलाते हुए कहा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, सवार ने कृतज्ञतापूर्वक कहा। आदित्य को अच्छा लगा जब उसने सवार के चेहरे पर खुशी देखी। वह स्वादिष्ट भोजन का एक थैला लेकर अपने अपार्टमेंट में लौट आया। अध्याय 3 होंडा सिविक टाइप आर। आदित्य ने कल रात बहुत अच्छी नींद ली क्योंकि उसे पता था कि उसे अगले महीने के लिए अपने रहने के खर्च के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसने कल ही सबसे बढ़िया खाना मंगवाया था और उसने डिलीवरी करने वालों को टिप भी दी थी। यह एक छोटी सी बात थी, लेकिन इससे उसे संतुष्टि मिली। सुबह का समय हो चुका था और काम पर जाने की चिंता से मुक्ति का एहसास सचमुच बहुत अच्छा था। आदित्य के चेहरे पर बड़ी मुस्कान थी। अचानक उसका डिवाइस वाइब्रेट हुआ। उसने उसे पकड़ा और नोटिफिकेशन देखा। क्या आप आज का अपना इनाम लेना चाहते हैं? हाँ, कल के शब्द वही थे जो उसके फोन स्क्रीन पर दिखाई दिए। ये देखकर उसकी आंखें उत्साह से बड़ी हो गईं और उसने अपना फोन भी लगभग जमीन पर गिरा दिया। आदित्य ने तुरंत हाँ कहा। बधाई हो, आपने एकदम नई होंडा सिविक टाइप आर खरीदी है। आदित्य ने स्क्रीन को घूरते हुए अपने चेहरे पर हैरानी भरी नजर डाली। उसे लगा कि यह चीज सिर्फ उसे पैसे देती है। कौन सोच सकता था कि वह वाकई नई नई कारें भी पा सकता है। वह कार का शौकीन नहीं था, इसलिए उसे नहीं पता था कि होंडा सिविक टाइप आर कौन सी कार है। उसने जल्दी से इंटरनेट पर खोज की कि यह कैसी दिखती है और जब उसने ब्राउज़र पर तस्वीरें देखी तो उसकी आंखें उत्साह से चमक उठी। रिंग रिंग रिंग, एक अज्ञात नंबर से उसे कॉल आया और उसने अनजाने में ही कॉल उठा ली। हेलो, क्या ये सर आदित्य सक्सेना है? एक महिला की कोमल आवाज उसके डिवाइस से गूंजी। हाँ, यह मैं ही हूँ। ये कौन हो सकता है? आदित्य ने असमंजस में पूछा। नमस्ते श्री सक्सेना, मैं होंडा कमलापुरा शाखा से त्रिशा हूँ। मैं आपको केवल ये सूचित करना चाहती हूँ कि आपने जो कार ऑर्डर की थी, होंडा सिविक टाइप आर, वह आ गई है। आप हमारे स्टोर पर किस समय आ सकते हैं? आदित्य ने जब ये सुना तो वह बहुत खुश हुआ। ये सच है, बिल्कुल वैसा ही जैसा कल उसके साथ हुआ था। उसने अपनी उत्तेजना को दबाते हुए कहा, मैं थोड़ी देर में वहां पहुंच जाऊंगा। ठीक है मिस्टर सक्सेना, हम आपके आने का इंतजार करेंगे, फोन करने वाले ने प्यार से जवाब दिया। ठीक है, आदित्य ने फोन काट दिया। फिर उसने जल्दी से स्नान किया और अपने बालों को भी अच्छी तरह से कंघी किया। उसने अपनी दाढ़ी और गोटी भी कटवा ली, जिससे वह बहुत जवान दिखने लगा। उसने अपनी अलमारी खोली और फटे पुराने कपड़ों की कतार देखी। उनमें से एक साफ सुथरा काला टक्सीडो और उससे मेल खाता काला पैंट था। कंस्ट्रक्शन कंपनी में पूरे 1 साल काम करने के बाद यही एकमात्र औपचारिक कपड़े थे जो वह खरीद पाया था। अपनी कम तनख्वाह के साथ उसे इस सेट को खरीदने के लिए किफायती तरीके से खाना पड़ता था। आदित्य ने अपने औपचारिक कपड़े पहन लिए। जब उसने शीशे में अपना प्रतिबिंब देखा तो उसे एहसास हुआ कि वह पहले से ज्यादा आकर्षक और आकर्षक लग रहा था। हालांकि उसे थोड़ा असहज महसूस हुआ क्योंकि उसे उन्हें पहनने की आदत नहीं थी। यार, मुझे इस तरह के कपड़े पहनने की आदत नहीं है, लेकिन मुझे औपचारिक कपड़े पहनने होंगे क्योंकि मैं अपनी कार लेने जा रहा हूँ।
उसने खुद से कहा। वह कार की दुकान में खुद को शर्मिंदा नहीं करना चाहता था, इसलिए उसे औपचारिक कपड़े पहनने पड़े। मुझे लगता है कि आपको इसे देखना चाहिए। आदित्य ने अपने काले जूते पहनने से पहले सफेद मोजे पहने। उसने अपने देश में जूते चमकाने के लिए मशहूर वैक्स कीवी से भी अपने जूते चमकाए। पॉलिश करने के बाद उसके काले जूते नए लग रहे थे। उसने एक बार फिर आईने की ओर देखा और मुस्कुराया। उसके रूप की प्रशंसा करने के बाद उसने अपना फोन उठाया और अपार्टमेंट बिल्डिंग से बाहर चला गया। उनके औपचारिक पहनावे ने गरीब मोहल्ले का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। इस जगह पर किसी को इतने औपचारिक कपड़े पहने देखना दुर्लभ था, इसलिए भीड़ की निगाहों से वह थोड़ा शर्मिंदा लग रहा था। यो आदित्य, क्या तुम डेट पर जा रहे हो? हाँ 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 आदित्य, आज तुम बहुत सुंदर लग रहे हो। आदित्य उनकी बातों पर विनम्रता से मुस्कुराया। वह बस स्टॉप पर चला गया और बस आने से पहले थोड़ी देर तक इंतजार किया। होंडा कमलापुरा शाखा इतनी दूर नहीं थी, बल्कि यह उनके पूर्व कार्यस्थल के भी नजदीक थी। जल्द ही वह होंडा कमलापुरा शाखा में पहुंच गया। उसने स्टोर में प्रवेश किया और उसकी उपस्थिति ने तुरंत कर्मचारियों का ध्यान आकर्षित किया। उसे देखते ही महिला कर्मचारियों की आंखें चमक उठीं। वह अपने देश के लोगों के हिसाब से बहुत लंबा था और ज्यादातर लड़कियां उसके जैसे लंबे पुरुषों की ओर आसानी से आकर्षित हो जाती हैं। नमस्ते सर, मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूं? एक पुरुष कर्मचारी ने उनसे विनम्र स्वर में पूछा। मैं आदित्य सक्सेना हूं। मैं यहां अपनी होंडा सिविक टाइप आर देखने आया हूं। उसने शांत भाव से कहा, लेकिन वास्तव में वह अपने दिल में घबराया हुआ था। उसे चिंता थी कि जो कुछ भी हुआ वह सिर्फ एक सपना था। पुरुष कर्मचारी मुस्कुराया। ओह, तो यह मिस्टर सक्सेना है। बस मुझे एक सेकंड दीजिए मिस्टर सक्सेना। मैं अपनी सहकर्मी को फोन करता हूं क्योंकि वह इस लेन देन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति है। जरूर, आदित्य ने सिर हिलाया। पुरुष कर्मचारी ने हल्के से झुककर अपनी सहकर्मी को ढूंढने के लिए कदम बढ़ाया और 1 मिनट से भी कम समय में 20 वर्ष की आयु वाली एक सुंदर महिला उस पुरुष कर्मचारी के साथ वापस आए। नमस्ते मिस्टर सक्सेना, मैं त्रिशा हूं, वही जिससे आपने पहले बात की थी। महिला ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और आदित्य ने उससे हाथ मिलाया। हाय सुश्री त्रिशा, आदित्य ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा। यह महिला वास्तव में सुंदर थी। वह 5 फुट 4 इंच की थी, जो उसके देश की महिलाओं के लिए औसत से ऊपर थी। उसका फिगर भी दुबला और सुंदर था, बिल्कुल नए खिले फूल की तरह। मेरे पीछे गैराज में आइए मिस्टर सक्सेना, आपकी होंडा सिविक टाइप आर वहीं है, त्रिशा ने मीठी मुस्कान के साथ कहा। ठीक है, आदित्य उसके पीछे पीछे गया। त्रिशा उसे बेसमेंट में स्थित गैराज में ले गई। मिस्टर सक्सेना, यह आपकी कार है। त्रिशा ने काले हाईलाइट वाली एक खूबसूरत सफेद कार की ओर इशारा किया। ये सक्सेना पर आम कारों की तुलना में बेहद अच्छी लग रही थी। मिस्टर सक्सेना, कृपया इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर करें। हस्ताक्षर करने के बाद आप अपनी कार चला सकते हैं। हमने आपकी कार के लिए पहले से ही एक उपयुक्त प्लेट नंबर चुन लिया है। त्रिशा ने उन्हें एक फोल्डर और एक पेन दिया। आदित्य ने फोल्डर खोला और उसे स्कैन किया। उसकी नज़र कार की कीमत पर पड़ी। 3,500,000 पैसा या $70,000। इसकी कीमत वास्तव में 3 मिलियन पैसा थी। होंडा सिविक टाइप आर केवल एक एंट्री लेवल स्पोर्ट्स कार थी, लेकिन ये पहले से ही बहुत महंगी थी। वह कल्पना नहीं कर सकता था कि उन फैंसी लग्जरी कारों की कीमत कितनी होगी। अध्याय 4 चैतन्य। आदित्य ने दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए और उसे त्रिशा को वापस सौंप दिया। वह उत्साह से कांप रहा था। सौभाग्य से त्रिशा ने उसके कांपते हाथों को नहीं देखा, अन्यथा वह उसके बारे में कुछ और ही सोचती। यह आपकी चाबी है मिस्टर सक्सेना। हमारी दुकान चुनने के लिए धन्यवाद। त्रिशा ने हल्के से झुककर उसे कार की चाबी दी। आदित्य ने शांति का दिखावा करते हुए सिर हिलाया। वह पहले एक निर्माण मजदूर था और उसने अपनी कंपनी के ट्रक चलाए थे। स्पोर्ट्स कार चलाना शायद अलग बात हो, लेकिन उसे अपने हुनर पर पूरा भरोसा था। आदित्य कार में बैठा और इंजन चालू किया। वरूम वरूम। जब उसने कार के इंजन की सेक्सनरिंग सुनी तो उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। अचानक उसे कुछ ख्याल आया और उसने त्रिशा को घूरते हुए पूछा, वैसे क्या मैंने इसके लिए पहले ही भुगतान कर दिया है? त्रिशा ने असमंजस में उसे देखा। हाँ मी सक्सेना, जैसे ही हमें आपका भुगतान मिला हमने तुरंत आपके ऑर्डर को प्रोसेस कर दिया। सब कुछ पहले से ही संभाल लिया गया है, इसलिए अब आप अपनी नई कार को बिना किसी परेशानी के चला सकते हैं। उसने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। क्या वह भूल गया कि उसने पहले ही इसके लिए भुगतान कर दिया है? उसने मन ही मन सोचा। ठीक है, धन्यवाद। आदित्य उसका जवाब पाकर चला गया। उसे नहीं पता था कि उसके नाम से कार कैसे खरीदी गई और उसने बस इसे अपने फोन पर ऐप के रहस्यमय तरीकों के कारण माना। उसने ये भी सोचा कि ऐप शायद भगवान की रचना है और वह भाग्यशाली था कि उसे इसका उपयोग करने के लिए चुना गया। त्रिशा ने बिना पलक झपकाए आगे बढ़ रही कार को देखा। वह बहुत जवान और सुंदर है। वह अपने लिए इतनी महंगी कार भी खरीद सकता है। क्या वह किसी व्यापारी का बेटा है?
उसने खुद से कहा। अपने फोन पर संपर्कों को देखते हुए वह मुस्कुराए। आदित्य का फोन नंबर सूची में था और उसने इसे अपने पसंदीदा में भी जोड़ा। इस बीच आदित्य मुख्य सक्सेनार में प्रवेश कर चुके थे। उनकी दुर्लभ कार ने तुरंत लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। उसे बहुत अच्छा लगा जब उसने देखा कि हर कोई ईर्ष्यालु नजरों से देख रहा है। वह भी हर बार जब कोई शानदार कार देखता था तो उनकी तरह ही ईर्ष्यालु नजरों से देखता था। आदित्य अपने पूर्व कार्यस्थल के पास से गुजर रहा था, तभी उसने देखा कि उसका एक सहकर्मी गेट के बाहर धूम्रपान कर रहा था और उसके चेहरे पर उदासी थी। चैतन्य, अभी लंच का समय नहीं हुआ है, फिर भी वह बिल्डिंग के बाहर क्यों है? आदित्य ने आश्चर्य से उस आदमी को देखा। वह आदमी उसके कुछ दोस्तों में से एक था। चैतन्य कंस्ट्रक्शन कंपनी के नियमित कर्मचारियों में से एक था। उसका वेतन आदित्य से ज्यादा था और वह आदमी कभी कभी लंच के दौरान उसे खाना भी खरीद कर देता था। वह लगभग 30 साल का था और उसकी लंबाई 5 फुट 10 इंच थी। लगातार धूप में काम करने की वजह से उसका चेहरा खुरदुरा था और त्वचा का रंग काला था। आदित्य ने कार की खिड़की नीचे की ओर चिल्लाया, अरे दोस्त, तुम वहां क्या कर रहे हो? चैतन्य ने जब जानी पहचानी आवाज सुनी तो उसकी भौहें तन गईं। उसने अपना सिर सामने खड़ी आलीशान कार की तरफ घुमाया और ड्राइवर की सीट पर आदित्य को देखकर चौंक गया। आदित्य, उसने चौंक कर कहा, चलो चलें, हम कहीं और निजी जगह पर बात करेंगे। आदित्य ने यात्री सीट का दरवाजा खोलते हुए कहा, मुझे लगता है कि आपको एक नज़र डालनी चाहिए। चैतन्य ने जब अपने दोस्त को इतनी शानदार कार चलाते देखा तो उसके दिमाग में कई सवाल उठे। ठीक है, उसने जवाब दिया और जल्दी से सीट पर बैठ गया। क्या तुमने दोपहर का खाना खा लिया है? आदित्य ने सक्सेना पर नजर गड़ाए हुए पूछा। अभी नहीं, चैतन्य ने उत्तर दिया। मैं तुम्हें एक रेस्टोरेंट में ले चलूंगा और वहां हम बात करेंगे। मुझे पता है कि तुम्हारे पास बहुत सारे सवाल हैं। मैं बाद में उनका जवाब देने की कोशिश करूंगा, आदित्य ने बड़बड़ाते हुए कहा। उस छोटी सी बातचीत के बाद दोनों चुप हो गए। आदित्य गाड़ी चलाकर पास के एक रेस्टोरेंट में गया। उसने पहले कभी इस जगह पर खाना खाने की हिम्मत नहीं की थी, लेकिन अब जब उसके पास कुछ पैसे हैं तो वह यहाँ के व्यंजनों का स्वाद चखना चाहता था। चैतन्य चुपचाप अपने दोस्त के पीछे चला गया। किसी कारण से उसे लगा कि अब वह बिल्कुल अलग आदमी है। वह अपने औपचारिक परिधान में साफ सुथरा और सभ्य दिख रहा था। वह एक स्पोर्ट्स कार भी चला रहा था जो बेहद महंगी लग रही थी। वह जानता था कि आदित्य केवल एक सस्ते अपार्टमेंट में रह रहा था और वह दिन में मुश्किल से 3 बार खाना खा पाता था, तो क्या हो रहा था? आदित्य ने उनके लिए भोजन का ऑर्डर दिया और वे दूसरी मंजिल के कोने में अपनी सीट पर बैठ गए। काम के समय में तुम कंपनी की बिल्डिंग के बाहर क्यों थे? आदित्य ने अपने दोस्त की ओर देखते हुए पूछा। चैतन्य ने अपनी उंगलियां क्रॉस करते हुए उसे गंभीरता से देखा। मैंने दूसरों से सुना कि तुम्हें कंपनी ने निकाल दिया है। जब मैंने जगदीश सेठ से इस बारे में विस्तार से पूछा तो उसने मुझे बताया कि तुमने टीम के फंड का गबन किया है, लेकिन मुझे पता था कि तुम पैसे चुराने वाले व्यक्ति नहीं हो, इसलिए मैंने गुस्से में जगदीश सेठ को थप्पड़ मार दिया। उसने बड़े बॉस से शिकायत की और आज सुबह मुझे निकाल दिया गया। मैं अपने गुस्से को दबाने के लिए बाहर धूम्रपान कर रहा था। उसने ये शब्द बुदबुदाने के बाद आह भरी और अपना सिर हिलाया। आदित्य ने ये सुनकर भौहें सिकोड़ लीं। तो ये फिर से जगदीश सेठ है ना? वह लालची मोटा सुअर मुझे अपने बुरे कामों के लिए बलि का बकरा बनाना चाहता था। मैं देर सबेर अपना बदला ले लूंगा। आदित्य, लगता है तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो। तुम्हारी कार का क्या हुआ? तुम इसे कैसे ले आए? चैतन्य अब अपनी जिज्ञासा नहीं छिपा सका। आदित्य एक पल के लिए झिझका। चैतन्य उसका दोस्त था, लेकिन उसके फोन पर ऐप के बारे में बात इतनी चौंकाने वाली थी कि अगर उसने उसे इसके बारे में बताया तो सामने वाला उसे पागल समझ सकता था। इसके अलावा उसने सोचा कि इस बारे में किसी को बताना खतरनाक होगा। तुम्हें पता है कि बिटकॉइन क्या है ना? मैं अपना खोया हुआ ई वॉलेट अकाउंट वापस पाने में कामयाब रहा और उसमें कुछ बिटकॉइन है। मैंने इसे कुछ नकदी में बदल दिया और बाकी का इस्तेमाल कार खरीदने में किया। आदित्य ने बेतरतीब ढंग से बकवास की। भविष्य में होने वाली परेशानियों से बचने के लिए वह अपने दोस्त से झूठ ही बोल सकता था। चैतन्य ने आश्चर्य से अपनी भौहें ऊपर उठाईं। वह बिटकॉइन के बारे में जानता था। यह मार्केट की सबसे महंगी डिजिटल मुद्राओं में से एक थी। उसने कभी नहीं सोचा होगा कि आदित्य ने वास्तव में बिटकॉइन खरीदा है। उसके चेहरे पर हल्कापन आ गया और वह बुदबुदाया, कितना भाग्यशाली, आप इसे कितने पैसे में बदलने में कामयाब रहे? आदित्य ने जवाब देने से पहले एक पल सोचा, बस कुछ मिलियन। हो क्या? अचानक एक वेटर उनके ऑर्डर का खाना लेकर आया। सर, यह आपका ऑर्डर है, अपने भोजन का आनंद लें। अध्याय 5 बाहर जाना। अब तुम क्या करने की योजना बना रहे हो? आदित्य ने धीमी आवाज में पूछा। उसकी वजह से चैतन्य को कंपनी से बाहर निकाल दिया गया। उसे लगा कि उसे अपने दोस्त के लिए कुछ करना चाहिए। अभी तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जल्दी ही नौकरी ढूंढ लूंगा।
आखिरकार मेरे पास बहुत अनुभव है, इसलिए कुछ कंपनियां होंगी जो मुझे स्वीकार करेंगी। चैतन्य ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया। ये सुनकर आदित्य की भौहें तन गईं। उसे पता था कि चैतन्य उसे राहत देने के लिए ऐसा कह रहा था, लेकिन उसे पता था कि नई नौकरी पाना इतना आसान नहीं था। इसके अलावा चैतन्य को परिवार की देखभाल करनी है और उसकी 2 साल की बेटी भी है। दोपहर का खाना खत्म करने के बाद भी दोनों चुप रहे। जब वे रेस्टोरेंट से बाहर निकले तो आदित्य ने अचानक कहा, चैतन्य, मैं तुम्हारी स्थिति अच्छी तरह जानता हूँ। तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। मेरी वजह से ही तुम्हें कंपनी ने बाहर निकाला है। ये सुनकर चैतन्य ने आदित्य को घूर कर देखा और उसके कंधे पर थपथपाया। इसके बारे में सोचना बंद करो। इसके अलावा यह इसलिए हुआ क्योंकि मैं अपने गुस्से को नियंत्रित करने में विफल रहा था, इसलिए मैंने जगदीश सेठ को मुक्का मारा। चैतन्य, कृपया इसे ले लो और अगर तुम्हें अभी भी नौकरी नहीं मिली है तो मुझे फोन करो। आदित्य ने चैतन्य का हाथ पकड़ा और उसे 20,000 पैसा दे दिए। चैतन्य ने आदित्य के हाथ में नोट देखकर उसे झटक दिया। वापस ले लो, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। इस बार उसकी आवाज हमेशा से ज्यादा तेज थी। जब उसने देखा कि उसके दोस्त ने उसके पैसे लेने से इनकार कर दिया है, तो उसने तुरंत कहा, अपने परिवार और अपनी बेटी के बारे में सोचो। अगर तुम्हें 1 महीने के भीतर नौकरी नहीं मिली तो क्या होगा? क्या तुम उन्हें भूखा मरते हुए देख सकते हो? चैतन्य, हमारे बीच विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं है। बस ले लो। उसके जोरदार शब्दों के कारण चैतन्य एक पल के लिए झिझक गया। सच तो ये था कि उसे पैसों की बहुत जरूरत थी। ये देखकर आदित्य ने जल्दी से पैसे उसके हाथ में थमा दिए। मुझे अभी भी कुछ जरूरी काम करने हैं, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जाऊंगा। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बस मुझे फोन कर देना। अगर तुम्हें अभी भी नौकरी नहीं मिली है तो मुझे बताना न भूलना। वह जल्दी से अपनी कार में बैठा और चैतन्य के जवाब का इंतजार किए बिना ही चला गया। वह बच्चा, चैतन्य ने असहाय मुस्कान के साथ गायब होती कार को घूरते हुए कहा। इस बीच आदित्य अपने मोहल्ले में लौट आया। उसने कार को खुले बास्केटबॉल कोर्ट पर पार्क किया। कोर्ट अभी भी गीला था और कोई खिलाड़ी नहीं था, इसलिए उसने अपनी कार पार्क करने का मौका लिया। फिर वह अपने अपार्टमेंट में वापस गया और अपनी चीजें व्यवस्थित की। चूंकि उसके पास पहले से ही रहस्यमय ऐप है, तो वह इस गरीब मोहल्ले में क्यों रहना जारी रखेगा। हालांकि यहाँ के लोग मिलनसार थे, लेकिन वह कभी कभी यहाँ के शोर और बदबू को बर्दाश्त नहीं कर पाता था। अपना सामान व्यवस्थित करने के बाद आदित्य अपार्टमेंट के मालिक की तलाश में निकला। आंटी हेलेन, मैं बाहर जाने की योजना बना रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि यह बहुत अचानक नहीं होगा। आदित्य ने महीने के किराए का भुगतान करते हुए कहा। पैसे मिलते ही मालकिन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। बिल्कुल नहीं, तुम कभी भी बाहर जा सकती हो। बस अपना सामान पैक कर लो और मैं सफाई का काम संभाल लूंगी। उसने हंसते हुए कहा। धन्यवाद हेलेन आंटी। आदित्य मुस्कुराया और अपना सामान लेने के लिए तेजी से अपने कमरे में चला गया। वह पहले से ही जानता था कि वह फिलहाल कहाँ रहने वाला है। उसके पास अभी भी $1600 हैं। उसने एक अच्छे और आरामदायक होटल में रहने की योजना बनाई। यह एक आवेगपूर्ण कदम था, लेकिन वह वास्तव में यह अनुभव करना चाहता था कि ऐसी अद्भुत जगह पर रहने का क्या अनुभव होता है। आदित्य ने अपना सामान कार की डिक्की में रख दिया। उसके पास बहुत ज्यादा सामान नहीं था, इसलिए सब कुछ अंदर रखने के बाद भी डिक्की में जगह बची हुई थी। कार में बैठने से पहले उसने आखिरी बार उस गरीब शहर और अपने पड़ोसियों को देखा। आदित्य सिटी पार्क होटल नामक एक होटल में गया। यह कोई हाई एंड जगह नहीं थी, लेकिन फिर भी यह शानदार दिख रही थी। मुझे लगता है कि आपको इसे देखना चाहिए। नमस्कार सर, सिटी पार्क होटल में आपका स्वागत है। रिसेप्शनिस्ट ने आदित्य को देखते ही मुस्कुराकर कहा। मैं 1 महीने के लिए कमरा बुक करना चाहता हूँ। आदित्य ने रिसेप्शनिस्ट की ओर देखकर मुस्कुराया। वह काफी युवा थी, शायद 24 साल की। रिसेप्शनिस्ट ने आदित्य की ओर धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है सर, क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? आदित्य आदित्य सक्सेना। धन्यवाद मी सक्सेना। रिसेप्शनिस्ट ने अपने पीसी पर उसका विवरण दर्ज किया। फिर उसने अपने कंप्यूटर के नीचे दराज से चाबी निकाली और आदित्य को थमा दी। मी सक्सेना, आपका कमरा कमरा नंबर 25 है। धन्यवाद। आदित्य ने चाबी पकड़ी और अपने कमरे की तलाश की। जल्द ही उसे कमरा मिल गया और उसने उत्साह से दरवाजा खोला। क्लिक करें। अंदर घुसते ही उसने अपना सामान नीचे रखा और मुलायम बिस्तर पर कूद गया। उसे चादरों और तकियों की खुशबूदार खुशबू आ रही थी। उसे सोने की इच्छा हुई, लेकिन उसने अपनी इच्छा पर काबू पाया और कमरे के कोने में रखे सोफे पर बैठ गया। उसने अपना फोन उठाया और नियमित रूप से रहस्यमय ऐप को ढूंढा, लेकिन फिर भी उसे वह नहीं मिला। ऐप डाउनलोड किए हुए उसे सिर्फ दूसरा दिन था, लेकिन उसे पहले ही एक नई कार और कुछ नकद मिल चुके थे। वह सोच रहा था कि उसे किस तरह के इनाम मिलने वाले हैं, लेकिन उसे ये भी चिंता थी कि यह गायब हो जाएगा। रिंग रिंग रिंग। उसने अपने फोन पर नजर डाली और पाया कि चैतन्य उसे कॉल कर रहा था।
उसने कॉल उठाया और जैसे ही उसने अपना फोन अपने कानों पर लगाया, उसे चैतन्य की कृतज्ञता भरी आवाज सुनाई दी। धन्यवाद आदित्य, चिंता मत करो, मैं नई नौकरी ढूंढने के बाद तुम्हें पैसे वापस कर दूंगा। ये सुनकर आदित्य हल्के से मुस्कुराया। यह आदमी वाकई एक घमंडी आदमी था। वह किसी पर एहसान नहीं करना चाहता था, अपने सबसे करीबी दोस्त पर भी नहीं। हमारे बीच धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है दोस्त। अगर तुम्हारे पास कहने के लिए और कुछ नहीं है तो मैं फोन काट देता हूँ। ठीक है, अलविदा। आदित्य ने फोन काट दिया। दस्तक, दस्तक, दस्तक। जब उसने दरवाजे पर दस्तक सुनी तो वह खड़ा हुआ और दरवाजा खोल दिया। नमस्ते मिस्टर सक्सेना, आपको परेशान करने के लिए क्षमा करें। मैं आपको ये देने आया हूँ। यह एक स्व सहायक था जो एक छोटी ट्रॉली को धकेल रहा था। मैंने कोई खाना ऑर्डर नहीं किया था। जरूर कोई गलती हुई होगी। आदित्य ने कहा, यह निःशुल्क है श्री सक्सेना। रिसेप्शनिस्ट ने मुझे इसे आप तक पहुंचाने के लिए कहा है। सवा ने धैर्यपूर्वक उत्तर दिया। ये वही है, क्या उसे मुझ में दिलचस्पी है? आदित्य उलझन में था, लेकिन उसने मुफ्त खाना लेने से मना नहीं किया। वह खूबसूरत रिसेप्शनिस्ट के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाया। अध्याय 6। लाल पैकेट। अगले दिन आदित्य खुशी से उठा। उसे अच्छी नींद आए और उसकी पीठ में दर्द नहीं हुआ। जिस अपार्टमेंट में उसने हाल ही में किराए पर लिया था, वहां उसकी पीठ हमेशा दर्द और अकड़न महसूस करती थी। आदित्य उठा और उत्सुकता से अपना फोन चेक करने लगा। क्या आप आज का अपना इनाम लेना चाहते हैं? हाँ। जब उसने अपने फोन की स्क्रीन पर यह संकेत देखा तो वह खुशी से हंस पड़ा। यह अभी भी वही था। रहस्यमय ऐप अभी भी उसके फोन पर था। आदित्य ने हाँ पर क्लिक किया। बधाई हो, आपने 5 लाल पैकेट प्राप्त किए। क्या आप अपने लाल पैकेट खोलना चाहते हैं? हाँ, लाल पैकेट। यह क्या है? आदित्य अंग्रेजी में पारंगत नहीं था, इसलिए उसे नहीं पता था कि यह क्या है। उसने चेहरे पर असमंजस के भाव के साथ हाँ कहा। बधाई हो, आपने 1000 पैसा का दावा किया है। बधाई हो, आपने 250 पैसा का दावा किया है। बधाई हो, आपने वेचरॉन कॉन्स्टेंटिन ओवरसीज ऑटोमेटिक ब्लू का दावा किया है। बधाई हो, आपने शीर्ष स्तरीय बास्केटबॉल प्रतिभा का दावा किया है। बधाई हो, आपने शीर्ष स्तरीय पियानो प्रतिभा का दावा किया है। संदेशों की कतारें देखकर आदित्य खिलखिलाकर हंस पड़ा। उसने अपना बैंकिंग ऐप खोला और अपने खाते का बैलेंस चेक किया। 1306,000। ये लगभग $26,000 था। अगर वह कंस्ट्रक्शन कंपनी में 5 साल तक कड़ी मेहनत भी करता तो भी वह इतना पैसा नहीं कमा पाता। वह अब करोड़पति था। मैं ऐसे ही करोड़पति बन गया। ये कहते हुए उसके चेहरे पर एक मूर्खतापूर्ण मुस्कान थी। फिर उसने देखा कि उसकी कलाई पर एक नई घड़ी थी। यह उन चीजों में से एक होगी जिसका मैंने दावा किया है। इसका नाम क्या है? वैशिरॉन कॉन्स्टेंटिन। उसने इंटरनेट पर घड़ी की खोज की और पाया कि वास्तव में इसकी कीमत 6 मिलियन पैसा या $120,000 थी। क्या बकवास है, ये चीज तो मेरी कार से भी महंगी है। आदित्य ने अपनी घड़ी की कीमत जानकर आश्चर्य से कहा। फिर उसने देखा कि उसने लाल पैकेट से 2 प्रतिभाओं का भी दावा किया था। एक शीर्ष स्तरीय बास्केटबॉल प्रतिभा थी और दूसरी शीर्ष स्तरीय पियानो प्रतिभा थी। जब उसने इस बारे में सोचा तो उसके दिमाग में सूचनाओं की बाढ़ सी आ गई। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। वह लगभग जमीन पर गिर गया क्योंकि उसके दिमाग में बहुत सारी जानकारी आ गई थी। बास्केटबॉल के सभी प्रकार के मूव, तकनीक, फॉर्म और कौशल उसके दिमाग में बार बार घूम रहे थे। उसे ये भी भरोसा था कि वह देश के सबसे अच्छे प्रो खिलाड़ी को हरा सकता है। बास्केटबॉल प्रतिभा के अलावा आदित्य ने पियानो से जुड़ी कई तकनीकें और कौशल भी सीखे। उसे ऐसा लगा जैसे वह एक विश्व स्तरीय पियानो वादक है और सबसे कठिन टुकड़ा बजाना उसके लिए आसान लगता है। इस बार मुझे बहुत कुछ मिला। कौन सोच सकता था कि मैं एक साथ 5 चीजें भी पा सकता हूँ। तो लाल पैकेट ऐसे ही काम करता है, आदित्य ने खुद से कहा। फिर उसने नहाया और कैजुअल कपड़े पहने। अपने बालों में कंघी करने के बाद वह अपने कमरे से बाहर निकला और होटल के रेस्तरां में जाकर नाश्ता किया। उसे सामान्य से अधिक भूख लग रही थी, इसलिए उसने भारी भोजन का ऑर्डर दिया। खाना खाने के बाद उसने कुछ कपड़े खरीदने के लिए मॉल जाने का फैसला किया। वह एक लग्जरी ब्रांड स्टोर में गए और उनके सस्ते कपड़ों के कारण सेल्स क्लर्कों ने उन्हें लगभग प्रवेश देने से मना कर दिया, लेकिन तेज तर्रार मैनेजर ने तुरंत उनकी वेशिरॉन कॉन्स्टेंटिन घड़ी पर ध्यान दिया। मैनेजर, आपने उसे अंदर क्यों आने दिया? वह आदमी जाहिर तौर पर सस्ते कपड़े पहने हुए है। वह थोड़ा अच्छा दिख सकता है, लेकिन वह गरीब है, एक पुरुष सेल्स क्लर्क ने घृणा से कहा। मैनेजर ने उसकी बात पर नाक भान सिकुड़ी। बेवकूफ, तुमने तो हमें एक कीमती ग्राहक खो देने पर मजबूर कर दिया। उसकी कलाई पर जो घड़ी है, उसे देखो। उसे ध्यान से देखो और बताओ कि वह क्या है। पुरुष सेल्स क्लर्क और दूसरे सेल्स क्लर्क आदित्य की घड़ी को घूर रहे थे। उनमें से एक ने अचानक आश्चर्य से कहा, यह एक वैशिरॉन कॉन्स्टेंटिन घड़ी है। ये सही है।
उसके पास जो है वह वेचरॉन कॉन्स्टेंटिन ओवरसीज ऑटोमेटिक ब्लू है जिसकी कीमत 120,000 है, यानी 6 मिलियन पैसा। अब समझ में आया। ये सुनकर पुरुष सेल्स क्लर्क चौंक गया और उसने जल्दी से अपना सिर हिला दिया। सौभाग्य से मैनेजर वहां था, नहीं तो वह अनजाने में एक अमीर व्यक्ति को भड़का देता। जो व्यक्ति इतनी महंगी घड़ी खरीद सकता था वह निश्चित रूप से समाज में कुलीन वर्ग का व्यक्ति था और ऐसे व्यक्ति को अपमानित करना माधव के करियर का अंत होता। ये सोचते सोचते उसे पसीना आ गया और उसने कसम खाई कि वह कभी किसी को सिर्फ उसके रंग रूप के आधार पर नहीं आंकेगा। उत्सुक सेल्स क्लर्कों की मदद से आदित्य ने $10,000 के कुछ कपड़े खरीदे। अब उसके बैंक खाते में सिर्फ $16,000 हैं। इस खरीदारी से उसका दिल दुखा, लेकिन उसने इसे अपने चेहरे पर नहीं दिखाया। हमारे स्टोर पर आने के लिए धन्यवाद सर। सेल्स क्लर्क और मैनेजर ने उन्हें गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए विदा किया। अगर वह कहता है कि वह उनकी विनम्रता से खुश नहीं है तो ये झूठ होगा। उसने पहले कभी इस तरह का व्यवहार नहीं देखा था और यह बहुत अच्छा लगा। वह चेंजिंग रूम में गया और लग्जरी स्टोर से खरीदे गए कपड़े पहन लिए। जब उसने शीशे में अपना प्रतिबिंब देखा तो उसे लगा कि वह और भी सुंदर हो गया है। ये कहावत कपड़े आदमी को बनाते हैं वास्तव में सच थी। वह मॉल में नहीं रुका और जल्दी से होटल लौट आया। उसके सुंदर रूप और फैशनेबल कपड़ों के कारण उसे देखने वाली महिलाओं की आंखों में सितारे चमक उठते थे। आदित्य ने रिसेप्शनिस्ट को देखा और उसे कल मुफ्त खाना याद आ गया। वह उसके पास गया और मुस्कुराया। कल मुफ्त खाना देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ नहीं मिस्टर सक्सेना। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? आदित्य ने पूछा। मैं सोफिया हूँ। देर से परिचय कराने के लिए क्षमा चाहती हूँ। सोफिया ने उस पर प्यार से मुस्कुराए। आदित्य ने सोफिया के साथ 1 घंटे से अधिक समय तक बातचीत की और वे तभी रुके जब कोई नया ग्राहक होटल में आया। मैंने पहले ही तुम्हारा इंस्टाग्राम फॉलो कर लिया है। अगर तुम फ्री हो तो फिर से बात करते हैं। आदित्य आज अच्छे मूड में था। उसने कुछ महंगे कपड़े खरीदे और उसने एक खूबसूरत महिला से दोस्ती भी कर ली। अध्याय 7 5वां सदस्य रुको। सोफिया ने उसे पुकारा। आदित्य ने उसे घूरते हुए पूछा क्या है? सोफिया ने एक निमंत्रण कार्ड पकड़ा और उसे थमाते हुए कहा, आज रात हमारे बैंक्वेट हॉल में एक वीआईपी अतिथि अपना जन्मदिन मनाएगा। उसने कहा कि होटल के सभी अतिथि उसके साथ उत्सव में शामिल हो सकते हैं। अगर आपके पास करने के लिए कुछ और नहीं है तो आप इस अवसर का लाभ उठाकर अन्य अतिथियों से बातचीत कर सकते हैं। आदित्य ने संकोच भरी नजरों से निमंत्रण कार्ड लिया। वह पहले कभी किसी बैंक्वेट हॉल में नहीं गया था और उसे अजनबियों से बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने निमंत्रण कार्ड स्वीकार कर लिया क्योंकि यह उसके नए दोस्त ने दिया था। धन्यवाद। अगर मैं व्यस्त नहीं रहा तो मैं वहां पहुंच जाऊंगा। उसने सोफिया की तरफ मुस्कुराया और अपने कमरे में वापस चला गया। उसने निमंत्रण पत्र खोला और उसकी सामग्री पढ़ी। ये जश्न मनाने वाला हेनरी सांचेज नाम का एक आदमी है। वह अपना 40वां जन्मदिन मना रहा था और संक्षिप्त परिचय से ही आदित्य को पता चल गया था कि यह व्यक्ति उसके देश में एक बड़ी हस्ती है। उन्होंने इंटरनेट पर उस आदमी का नाम खोजा और पता चला कि यह आदमी वास्तव में उनके पसंदीदा फास्ट फूड रेस्तरां जॉबी का सीईओ था। आदित्य, जो शुरू में जन्मदिन समारोह में शामिल होने में कोई रुचि नहीं दिखा रहा था, के चेहरे पर उत्सुकता दिख रही थी। उसने देखा कि पार्टी कब शुरू होगी। शाम 6 बजे। फिर उसने अपनी घड़ी पर समय देखा। मेरे पास पार्टी की तैयारी के लिए अभी भी बहुत समय है। चूंकि यह किसी बड़े व्यक्ति का जन्मदिन है, इसलिए मुझे कुछ ज्यादा औपचारिक पहनना चाहिए। आदित्य ने हाल ही में लग्जरी स्टोर से खरीदे गए नए कपड़ों को देखा और एक सफेद बुना हुआ ऊनी टर्टलनेक स्वेटर और नेवी ब्लू ट्राउजर चुना। जहां तक उसके जूतों की बात है, उसने भूरे रंग के चमड़े के जूते चुने। वह कोई फैशन विशेषज्ञ नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपनी मर्जी से वही चुन लिया जो उन्हें लगा कि उन पर अच्छा लगेगा। जन्मदिन की पार्टी के लिए अपना पहनावा चुनने के बाद आदित्य ने आराम करने के लिए होटल के इन्फिनिटी पूल में जाने का फैसला किया। पिछले कुछ समय से उसका दिमाग उन चौंकाने वाली चीजों की वजह से बहुत व्यस्त था जो उसने देखी थी। वह अपने दिमाग को शांत करने के लिए इस अवसर का लाभ उठाना चाहता था। ये बात ध्यान में रखते हुए आदित्य ने अपनी स्विमिंग ट्रंक उठाए और इन्फिनिटी पूल की ओर चल पड़ा। दालान खाली था क्योंकि सुबह के समय ज्यादातर मेहमान काम पर होते हैं। ये केवल रात के समय ही व्यस्त होगा। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। जब वह इन्फिनिटी पूल पर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां केवल कुछ ही लोग थे। वह चेंजिंग रूम में गया और अपने स्विमिंग ट्रंक में बदल गया। उसने अपने कपड़े और घड़ी को एक लॉकर में रखा जिसे केवल उसके कमरे की चाबी से ही खोला जा सकता था। जहां तक उसके फोन की बात है, उसने उसे भी लॉकर के अंदर रख दिया। उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि वह चोरी हो जाएगा क्योंकि लॉकर रूम में बहुत सारे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। उसके बाद वह वापस इन्फिनिटी पूल में गया और पानी में डूब गया। फिर वह पूल के किनारे चला गया और होटल के नीचे के नज़ारे को देखने लगा। रात में यह नज़ारा बहुत अच्छा होगा, उसने बुदबुदाया। ठंडे पानी ने उसकी तनावग्रस्त मांसपेशियों को धीरे धीरे शिथिल कर दिया।
उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और शांत वातावरण का आनंद लिया। यह अच्छी बात थी कि मेहमान सभ्य लोग थे, इसलिए वे ज्यादा शोर नहीं मचा रहे थे। लेकिन केतन के लिए सन्नाटा जल्द ही टूट गया जब दो समूहों के युवा वहां आ गए। दोनों समूह किसी बात पर बहस कर रहे थे और शोरगुल से आदित्य की भौहें सिकुड़ गईं। उसने नाराजगी से उनकी ओर देखा। अन्य मेहमान भी उनके व्यवहार से नाखुश थे। शर्त के बारे में क्या ख्याल है? आपकी टीम बास्केटबॉल मैच में मेरी टीम के साथ खेलेगी। अगर आप जीतते हैं तो मैं आपको 100,000 डॉलर दूंगा, और अगर आप हारते हैं तो आप मुझे 100,000 डॉलर देंगे। आप क्या सोचते हैं? एक लंबा नौजवान जो लगभग 6 फुट 4 इंच का था, आत्मविश्वास से भरे स्वर में बोला। वह प्रसिद्ध लासैले विश्वविद्यालय में एक वर्सिटी खिलाड़ी था, और उसे उसके कौशल के कारण स्थानीय प्रो लीग द्वारा भी स्काउट किया गया था। उसके पीछे खड़े 4 युवक भी उसके विश्वविद्यालय की बास्केटबॉल टीम के सदस्य थे। उनमें से एक की लंबाई तो 6 फुट 9 इंच थी। वह एक विशालकाय व्यक्ति जैसा दिख रहा था। विरोधी पक्ष में केवल 4 सदस्य थे और वे दूसरे समूह की तुलना में छोटे भी थे, लेकिन उनमें कमजोरी के कोई लक्षण नहीं दिखे। टेरेंस, चाहे कोई भी जीते या हारे, तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम अब मेरी गर्लफ्रेंड से बात नहीं करोगे। इसके अलावा तुम्हें कुछ समय तक इंतजार करना होगा, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ 4 लोग हैं। दूसरे समूह के नेता ने बड़बड़ाया। टेरेंस ने जब ये सुना तो वह मुस्कुराया। उसने सिर हिलाकर आधे मन से जवाब दिया, जरूर। आदित्य, जो उनकी लड़ाई सुन रहा था, भौचक्का रह गया। तो ये सिर्फ एक प्रेम त्रिकोण है, उसने अनजाने में ही बोल दिया। हालांकि उसकी आवाज तेज नहीं थी, लेकिन बहस कर रहे युवाओं ने उसकी बातें साफ सुनी। सभी ने अपना सिर उसकी तरफ घुमाया। टेरेंस ने उसे ठंडी निगाहों से देखा। तुमने क्या कहा? आदित्य उससे डरता नहीं था, और वह इस युवक की बदतमीजी से भी चिढ़ जाता था। वह पहले से ही 21 साल का था और ये लड़का शायद उससे छोटा था, लेकिन वह वास्तव में उससे बदतमीजी से बात कर रहा था। तुम लोगों को दूसरे मेहमानों को परेशान किए बिना अपनी समस्याओं को सुलझाना चाहिए, और तुम्हें अपने शिष्टाचार का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मैं तुमसे बड़ा हूँ। इस लड़के की वजह से आदित्य का मूड खराब हो गया था। वह पूल से बाहर निकला और टेरेंस के सामने शांति से खड़ा हो गया। टेरेंस ने उसे ऊपर से नीचे तक घूरा। उसे कुछ देर देखने के बाद टेरेंस के होठों का कोना अचानक ऊपर की ओर मुड़ गया और एक उपहासपूर्ण मुस्कान बन गई। ऐसा लगता है कि तुम्हें अपना 5वां लिंग मिल गया है, उसने घृणा से बुदबुदाया। ये सुनकर विरोधी समूह के नेता ओवन ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? हम ये भी नहीं जानते कि यह लड़का बास्केटबॉल खेलना जानता है या नहीं, उसने गुस्से के भाव के साथ कहा। टेरेंस ने हाल ही में उसके लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। वह वास्तव में इस लड़के को चकनाचूर करना चाहता था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका क्योंकि टेरेंस के पिता होटल के मालिक थे। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा, एक शांत आवाज उनके कानों में पड़ी। अध्याय 8 बास्केटबॉल पावरहाउस भी ने अपना सिर घुमाया और आत्मविश्वास से भरे आदित्य की ओर देखा। ओवन उसके पास गया और धीमी आवाज में फुसफुसाया, क्या तुम पागल हो? वह लड़का, टेरेंस, स्थानीय प्रो लीग द्वारा स्काउट किया गया एक बेहतरीन खिलाड़ी है। मैंने सुना है कि NBA जी लीग के स्काउट्स ने भी उसकी क्षमता में रुचि दिखाई है। भाई, बस यहीं रुक जाओ और खुद को और शर्मिंदा मत करो। आदित्य ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। वह बस ये देखना चाहता था कि वह शीर्ष स्तरीय बास्केटबॉल प्रतिभा का दावा करने के बाद कोर्ट पर कितना अच्छा खेल सकता है। हालांकि उसे लगा कि उसने बास्केटबॉल का दशकों का अनुभव प्राप्त कर लिया है, लेकिन वह देखना चाहता था कि क्या वह इस अनुभव को कोर्ट पर प्रदर्शित कर सकता है। टेरेंस ने ताली बजाई जब उसने देखा कि आदित्य उनके साथ खेलने से नहीं डर रहा है। वह हंसा और बोला, चूंकि आपके पास पहले से ही 5वां खिलाड़ी है, तो चलिए कोर्ट में चलते हैं। ओवन ने उसकी बातें सुनकर भौहें सिकोड़ लीं। वह उसे डांटना चाहता था, लेकिन जब उसने टेरेंस के समूह की उपहासपूर्ण मुस्कुराहट देखी, तो जो शब्द वह कहना चाहता था वह उसके मुख में ही अटक गए। ओवन, मुझे मत बताओ कि तुम डर रहे हो। टेरेंस ने ओवन की झिझक भरी नजर देखकर ठंडी हंसी हंसी। ओवन ने दांत पीसते हुए कहा, ऐसा ही हो? अच्छा। टेरेंस की मुस्कान गहरी हो गई और वह सभी को होटल के आउटडोर बास्केटबॉल कोर्ट में ले आया। बस एक पल रुको, मैं हमारे मैच को संचालित करने के लिए किसी को बुलाता हूँ। टेरेंस ने अपना फोन उठाया और एक नंबर डायल किया। उसने फोन पर उस व्यक्ति से बात की और 1 मिनट बाद उसने फोन रख दिया और कहा, हमारा रेफरी कुछ ही मिनटों में यहाँ आ जाएगा। ये सुनकर ओवन को पता चल गया कि अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। प्रत्येक टीम इस मैच के लिए 100,000 डॉलर का दांव लगा रही थी और उसे पता था कि उनके जीतने की संभावना बहुत कम थी। उसका समूह भी एक वर्सिटी टीम हो सकता है, लेकिन उनका 5वां खिलाड़ी कोई ऐसा व्यक्ति था जिसे वह नहीं जानता था। इसके अलावा टेरेंस के समूह को टीमवर्क और कौशल का लाभ है। ये सोचते हुए ओवन अपने दिल में केवल आहें भर सकता था। मैं बस यही उम्मीद करता हूँ कि इस मैच के बाद टेरेंस मेरी गर्लफ्रेंड को फिर से परेशान नहीं करेगा। भाई, तुम्हारा नाम क्या है?
ओवन ने आदित्य से पूछा। आदित्य और तुम? आदित्य ने ओवन को घूर कर देखा। ओवन, मैं तुम्हें इस मामले में घसीटने के लिए माफी चाहता हूँ। चिंता मत करो, अगर हम हार भी गए तो भी मैं शर्त का पैसा चुकाऊंगा। ओवन ने मुस्कुराते हुए कहा। ये सुनकर आदित्य हल्के से हंसा। तुम्हें किसने बताया कि हम हारने वाले हैं? ओवन ने आत्मविश्वास से भरे आदित्य को देखा और अपना सिर हिलाया। यह आदमी बहुत घमंडी था। जल्द ही रेफरी कोर्ट पर आ गए और उनका मैच अंततः शुरू हो गया। उनके सेंटर की ऊंचाई में भारी अंतर के कारण पहला कब्जा टेरेंस के ग्रुप के पास चला गया। टेरेंस ने शांतिपूर्वक गेंद को आगे बढ़ाया और उनके साथी खिलाड़ी कोर्ट में अपनी अपनी स्थिति में चले गए तथा अपने दुश्मन की रक्षा पंक्ति को भेदने का अवसर तलाशने लगे। टेरेंस के एक साथी ने उसके लिए एक स्क्रीन सेट की जिससे उसे 3 बिंदु क्षेत्र में खुला रहने का मौका मिला। इस मौके का फायदा उठाते हुए टेरेंस ने पूरे आत्मविश्वास के साथ शॉट मारा। स्विश! यह एक साफ शॉट था। मैच अभी शुरू हुआ है, चलो आगे बढ़ें। ओवन ने अपनी टीम का मनोबल बढ़ाने की कोशिश करते हुए चिल्लाया। हालांकि खेल के अगले क्वार्टर में टेरेंस के समूह ने अधिक अंक बनाए। 20-12 उनके अंकों में अंतर इतना अधिक था कि ऐसा लग रहा था कि ओवन का ग्रुप हारने वाला है। मुझे गेंद दो, ओवन के कानों में एक शांत आवाज गूंजी। उसने अपना सिर घुमाया और आश्चर्य से आदित्य की ओर देखा। वह भूल गया था कि यह लड़का वास्तव में उनकी टीम में था। ओवन ने गेंद आदित्य को पास की। आदित्य मैच के पहले क्वार्टर में केवल स्थिति का अवलोकन कर रहे थे। तुम आखिरकार खेल रहे हो, है न? टेरेंस ने आदित्य को अपने चेहरे पर ठंडी मुस्कान के साथ रोका। ये लड़का कोर्ट में सिर्फ भाग रहा था और कुछ नहीं कर रहा था, इसलिए उसे लगा कि आदित्य सिर्फ एक मूर्ख है। मुझे लगता है कि तुम्हें इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। आदित्य ने लयबद्ध तरीके से गेंद को ड्रिबल किया और उसकी हरकत अचानक अप्रत्याशित हो गई, जिससे टेरेंस ने आश्चर्य से अपनी भौहें सिकोड़ लीं। आदित्य ने अपने पैरों के बीच से गेंद को ड्रिबल किया और दंग रह गए टेरेंस के पास से निकल गए। लंबे कद के सेंटर ने तुरंत ही उन्हें बास्केट की ओर जाने से रोक दिया, लेकिन आदित्य ने शानदार तरीके से स्पिन किया और लेअप के साथ गोल कर दिया। टेरेंस की आंखें चमक उठी जब उसने आदित्य की ओर देखा। ये लड़का खेलना जानता है, उसने मन ही मन सोचा। ओवन और उसका समूह भी आदित्य के कौशल प्रदर्शन से हैरान रह गया। तुम अच्छे हो, भाई, ओवन ने उत्सुकता से कहा। 24-14 स्कोर में अभी भी काफी अंतर था, लेकिन ओवन का ग्रुप जल्द ही आदित्य की अगुवाई में आगे निकल गया। 30-2-1-3-6-30 आदित्य ने लगातार 3 शॉट लगाए और यहां तक कि किसी के द्वारा उसे बचाने के बावजूद भी उसके शॉट कभी चूके नहीं। टेरेंस की टीम को उसे बचाने के लिए 2 खिलाड़ियों को लगाना पड़ा, लेकिन आदित्य ने बास्केट तक अपना रास्ता बनाया और टॉमहॉक डंक के साथ स्कोर किया। 38-32 केवल 6 अंकों की बढ़त थी और आदित्य के शानदार प्रदर्शन के बाद ओवन की टीम गति पकड़ रही थी। इस समय टेरेंस ने पहले ही स्वीकार कर लिया था कि जिस अनजान व्यक्ति को उसने उकसाया था वह वास्तव में बास्केटबॉल कोर्ट का एक छुपा हुआ महारथी था। 56-56 घड़ी में केवल 20 सेकंड बचे थे और आदित्य गेंद पकड़े हुए था। वह हाफ कोर्ट लाइन के पेंट किए गए क्षेत्र में रुका और हल्के से मुस्कुराया। तुम लोग बहुत दूर हो। फिर उसने ये शब्द बुदबुदाने के बाद एक शॉट लिया। उसने वास्तव में हाफ कोर्ट लाइन के पास शॉट मारा था। हर कोई उस गेंद को देख रहा था जो हवा में एक सुंदर चाप बना रही थी। स्विश! एकदम सही शॉट। सभी लोग आदित्य को देखने लगे और उन्हें ऐसा लगा जैसे उस पर स्टीफन करी का साया हो। 56-59 मैच शुरू होने के बाद पहली बार ओवन की टीम ने बढ़त हासिल की। अच्छा शॉट, भाई, तुमने आज एक भी शॉट नहीं छोड़ा। अच्छा शॉट, आदित्य। आदित्य के साथियों ने बढ़त लेने के बाद खुशी से उसकी प्रशंसा की। जल्द ही मैच समाप्त हो गया और आदित्य की टीम ने गेम जीत लिया। टेरेंस आदित्य के पास गया और बोला, तुम अच्छे हो, भाई। पहले तुम्हें परेशान करने के लिए मैं माफी चाहता हूँ। चलो दोस्त बनो। मेरा नाम टेरेंस है, मुझे तुम्हारे साथ खेलकर मजा आया। मैं आदित्य हूँ। चूंकि उस लड़के ने पहले ही उससे माफी मांग ली थी, इसलिए आदित्य ने अब इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया। दुश्मनी करने से बेहतर है कि दोस्त बनाए जाएं। इसके अलावा टेरेंस एक काबिल युवक था जिसमें बहुत संभावनाएं थीं। अगर वह अपने अहंकार को कम कर ले तो वह एक दिन एक महान पेशेवर बास्केटबॉल खिलाड़ी बन सकता है। अध्याय 9 बैंक्वेट हॉल। ओवन उनके पास गया और बोला, टेरेंस, तुम हार गए। तुम्हें अपनी बात से पीछे नहीं हटना चाहिए। ये पहली बार था जब उसने टेरेंस को बास्केटबॉल मैच में हराया था और इससे वह बहुत खुश था। टेरेंस ने मुस्कुराते हुए ओवन की ओर देखा और नाक भान से कुड़ी। अगर आदित्य न होता तो तुम लोग मेरी टीम के हाथों हार जाते, लेकिन चूंकि तुम जीत गए इसलिए मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। लेकिन क्या तुम इतने बेशर्म हो कि $100,000 अकेले निकल जाओगे? उसने आदित्य की प्रशंसा की, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि ओवन और दूसरों के बारे में उसकी धारणा में सुधार हुआ है। आदित्य उनके बीच में खड़ा हो गया और बुदबुदाया, बस करो तुम दोनों, चलो शर्त भूल जाते हैं।
हम तुम्हारे पैसे नहीं लेंगे, लेकिन तुम्हें ओवन की गर्लफ्रेंड टेरेंस से दूर रहना होगा। ये सुनकर टेरेंस ने आह भरी और अपना सिर हिलाया। ठीक है, मैं अब उसे परेशान नहीं करूंगा। जहां तक पैसे की बात है, मैं तुम्हें दे दूंगा आदित्य। ये थोड़ा सा पैसा मेरे लिए कुछ भी नहीं है। अगर तुम इसे नहीं लोगे तो मुझे शर्म आएगी। बस मुझे अपना कमरा नंबर बताओ और मैं किसी को इसे तुम्हारे दरवाजे पर पहुंचाने के लिए भेज दूंगा। फिर उसने ओवन की ओर देखा और कहा, मुझे लगता है कि तुम आदित्य को सारा पैसा मिलने के खिलाफ नहीं हो। बेशक, अगर वह न होता तो हम वह मैच नहीं जीत पाते। इसे स्वीकार करो आदित्य। ओवन मुस्कुराया। उसका परिवार भी अमीर था, इसलिए उसे यह पैसा खोने के बाद ज्यादा दुख नहीं हुआ। आदित्य उसके प्रस्ताव को अस्वीकार करना चाहता था, लेकिन जब उसने टेरेंस के चेहरे पर भाव देखा तो वह केवल सिर हिला सका। ठीक है, बस इसे कमरा 25 में भेज दो। मैं वहीं रह रहा हूँ। ठीक है, मैं बाद में किसी को भेजूंगा। वैसे, क्या तुम लोग आज रात बैंक्वेट हॉल में जाने की योजना बना रहे हो? टेरेंस ने मुस्कुराते हुए पूछा। ये सुनकर आदित्य ने सिर हिलाया। हाँ, मैं वहां जाऊंगा। मैं अपने पसंदीदा फास्ट फूड रेस्तरां के सीईओ से मिलना चाहता हूँ। तुम क्या कहोगे ओवन? ओवन ने सिर हिलाने से पहले एक पल सोचा। दुर्भाग्य से मुझे अभी भी घर पर कुछ काम निपटाने हैं। मुझे खेद है, मैं आप लोगों के साथ नहीं जा सकता। बहुत बुरा, आदित्य बुदबुदाया। चलो चलते हैं, मैं तुम्हें कहीं अच्छी जगह ले चलूंगा। टेरेंस ने आदित्य को कंधे से पकड़ा और उसे घसीटकर कोर्ट से बाहर ले गया। केवल ओवन और एक अन्य युवक ही बचे थे जो उन्हें जाते हुए देख रहे थे। रुको, मेरी चीजें अभी भी लॉकर रूम में हैं। ठीक है, हम पहले तुम्हारा सामान लेंगे। आदित्य, मैंने कॉलेज जाने के बाद से इस लड़के के बारे में नहीं सुना है। मुझे कोच को ये बात बतानी चाहिए और देखना चाहिए कि क्या हम उसे अपनी टीम में शामिल कर सकते हैं। ओवन ने खुद से कहा। इस बीच टेरेंस आदित्य को होटल के कॉकटेल लाउंज में ले आया। फिर उसने आदित्य और बाकी लोगों के लिए कई ड्रिंक्स का ऑर्डर दिया। चिंता मत करो, यह मेरा उपहार है। टेरेंस ने उन पर मुस्कुराया। बहुत बढ़िया, फिर हम औपचारिकता पर अड़े नहीं रहेंगे। धन्यवाद, आदित्य ने अपना फोन चेक करने से पहले कहा। आपने बास्केटबॉल मैच जीता, अब आप इनाम पा सकते हैं। क्या आप अपना इनाम लेना चाहते हैं? हाँ, मुझे लगता है कि आपको एक नज़र डालनी चाहिए। आदित्य को अपने डिवाइस पर प्रॉम्प्ट देखकर आश्चर्य हुआ। उसे लगा कि उसे रोजाना सिर्फ एक ही इनाम मिलेगा, लेकिन ऐसा लगा कि उसे एक निश्चित कार्य पूरा करके भी इनाम मिल सकता है। आदित्य ने तुरंत हाँ कहा। बधाई हो, आपने अंग्रेजी प्रवीणता का दावा किया है। इनाम देखकर आदित्य खुशी से मुस्कुराया। अंग्रेजी उसकी कमजोरी थी और इस वजह से कभी कभी उसके पूर्व सुपरवाइजर जगदीश सेठ उसका शोषण करते थे। अब जब उसके पास यह है तो उसे फिर से शोषण होने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। अरे आदित्य, तुम अपने फोन पर क्या देख रहे हो? टेरेंस की उत्सुक आवाज सुनकर वह चौंक गया और उसने तुरंत अपना फोन रख दिया और जवाब दिया, कुछ नहीं, बस मैसेज देख रहा हूँ। चलो, इसे आजमाओ। टेरेंस ने उसे मार्टिनी कॉकटेल का एक गिलास दिया। आदित्य ने इस तरह की महंगी कॉकटेल पीने की कोशिश नहीं की थी, इसलिए वह भी इसे आजमाने के लिए उत्सुक था। उसने धीरे से गिलास पकड़ा और एक छोटा घूंट लिया। अच्छा, उसने कहा। वह मिश्रण में जिन का स्वाद ले सकता था, लेकिन यह निश्चित रूप से वह सस्ती जिन नहीं थी जिसे उसने पहले चखा था। विभिन्न स्वादों के विस्फोट ने उसके मुंह को और अधिक पीने के लिए प्रेरित किया। टेरेंस ने आदित्य की प्रतिक्रिया देखकर हंसते हुए कहा, बुरा नहीं है ना? यह अच्छी बात है। आदित्य ने सिर हिलाया। समूह ने खुशी खुशी शराब पी और बातें की। वे तभी रुके जब जन्मदिन की पार्टी से सिर्फ 2 घंटे पहले की बात थी। तुम्हें वापस जाकर तैयारी करनी चाहिए आदित्य। पैसे तुम्हारे कमरे में पहले से ही हैं। चलो बाद में फिर मिलते हैं। टेरेंस ये शब्द कहकर चला गया। आदित्य अपने कमरे में वापस गया और उसने देखा कि टेबल पर एक काला ब्रीफकेस पड़ा है। उसने उसे खोला और देखा कि उसके अंदर ढेर सारा पैसा भरा हुआ था। 5 मिलियन पैसा। जब उन्होंने इतनी बड़ी रकम दांव पर लगाई तो उन लोगों ने पलक तक नहीं झपकाए। अमीरों की दुनिया हम गरीबों से वाकई अलग है। रुको, मैं भी अब करोड़पति हूँ। खैर, सिर्फ पैसा में। आदित्य ने ब्रीफकेस रखते हुए आह भरी। आदित्य ने नहाया और फिर कपड़े पहने जो उसने पहले पहनने के लिए चुने थे। उसने शीशे में अपना प्रतिबिंब देखा और संतुष्टि से मुस्कुराया। बुरा नहीं है, उसने बुदबुदाया। फिर उसने अपनी घड़ी पर समय देखा। 5:30 सायं, मुझे अब बैंक्वेट हॉल में जाना चाहिए। उसने अपने कमरे से बाहर जाने से पहले कहा। वह सीधे बैंक्वेट हॉल में गया और देखा कि टेरेंस और अन्य लोग पहले से ही वहां मौजूद थे। तुम आखिरकार यहाँ आ ही गए। आओ, मैं तुम्हें हमारे कुछ दोस्तों से मिलवाता हूँ। टेरेंस और बाकी लोगों ने उसे घसीट कर ले जाकर कुछ अमीर बच्चों से मिलवाया। चूंकि टेरेंस बहुत बातूनी था, इसलिए उनके पास कभी भी विषयों की कमी नहीं होती थी और यहाँ तक कि आदित्य जो अभी भी समूह में नया था, कभी कभी उनकी बातचीत में शामिल हो जाता था।
आदित्य ने महंगे कपड़े पहने लोगों को देखा और फिर बैंक्वेट हॉल को देखा जो तरह तरह के व्यंजनों से भरा हुआ था। यह उसके लिए एक नया नज़ारा था और उसने पहले कभी इस तरह के जीवन की कामना भी नहीं की थी। हालांकि कभी कभी जीवन बहुत अप्रत्याशित होता है। अध्याय 10 हेनरी सांचे से जल्द ही और भी मेहमान आ गए और बैंक्वेट हॉल सभी तरह के लोगों से भर गया। हालांकि उनमें से ज्यादातर लोग प्रतिष्ठित पृष्ठभूमि से थे। आदित्य ने कुछ स्थानीय अभिनेताओं और अभिनेत्रियों को मेहमानों के साथ बातचीत करते हुए भी देखा। क्या तुम ठीक हो दोस्त? टेरेंस ने उसका कंधा थपथपाया। आदित्य ने उसकी ओर देखकर मुस्कुराया। हाँ, मुझे इस दृश्य की आदत नहीं है, उसने उत्तर दिया। क्या ऐसा है? बस आराम करो और जश्न का आनंद लो। यहाँ हर किसी का लक्ष्य दोस्त बनाना है। तुम उन लोगों को देख रहे हो, यहाँ के ज्यादातर मेहमान उनसे दोस्ती करना चाहते हैं। यहाँ तक कि मेरे पिता जो इस होटल के मालिक हैं, उन्हें भी उनसे बातचीत करते समय सावधान रहना पड़ता है। टेरेंस ने बिजनेस सूट पहने बूढ़े लोगों के एक समूह की ओर इशारा किया। आदित्य ने उस दिशा का अनुसरण किया जिस ओर वह इशारा कर रहा था और टेरेंस की बातें सुनकर अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उन बूढ़े लोगों में से कोई भी उस पुरानी कंपनी को नष्ट कर सकता है जिसके लिए वह काम कर रहा था। इतना शक्तिशाली? टेरेंस ने गंभीरता से अपना सिर हिलाया। ये सही है, वे यहाँ सिर्फ इसलिए आए क्योंकि मी सांचेज मेरे पिता के दोस्त हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो वे हमारे होटल के अंदर कदम रखने की भी जहमत नहीं उठाते। ये सुनकर आदित्य ने अपने आप को बूढ़ों की ओर एक और नजर डालने से नहीं रोका। उसने मन ही मन कहा, मैं भी जल्द ही उनके जैसा शक्तिशाली हो जाऊंगा। मिस्टर सांचेज यहाँ हैं। जन्मदिन मुबारक हो श्री सांचेज। मुझे आशा है कि आप स्वस्थ रहेंगे श्री सांचेज। भीड़ में अचानक एक अधेड़ उम्र के आदमी के आने से हलचल मच गई। उसके छोटे काले बाल थे जो बगल की तरफ कंघी किए हुए थे। आदतन भौहें सिकोड़ने से उसके माथे पर पहले से ही कुछ सिलवटें पड़ गई थीं। ये व्यक्ति जन्मदिन मनाने वाला था हेनरी सांचेज, जो जॉबी का सीईओ था। उसने जॉबी को खरोंच से खड़ा किया और वह प्रमुख शेयरधारक भी था जिसके पास पूरी कंपनी का लगभग 60% हिस्सा था। हेनरी सांचेज लाल टक्सीडो पहने हुए थे। मेहमानों से बातचीत करते हुए वे मिलनसार लग रहे थे। यहाँ आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हेनरी ने सभी की ओर देखकर मुस्कुराया और एक छोटा सा भाषण शुरू किया। जैसे ही उसने बात की, सभी ने तुरंत अपना काम रोक दिया और उसकी बात सुनने लगे। वह एक बहुत ही सफल व्यक्ति था और उसके कुछ शब्द बहुत मूल्यवान थे। कोई भी इस अवसर को खोना नहीं चाहता। यहाँ तक कि उन अमीर बूढ़े लोगों ने भी उसके भाषण को ध्यान से सुना। उनके भाषण के बाद भीड़ ने उत्साहपूर्वक तालियां बजाईं। आप जो कर रहे थे उसे जारी रख सकते हैं। जल्द ही कुछ कलाकार प्रस्तुति देंगे। मुझे उम्मीद है कि आप बाकी के उत्सव का आनंद लेंगे। हेनरी ने बूढ़े लोगों के समूह की ओर जाने से पहले कहा। वह मेरे पिता हैं। टेरेंस ने एक चश्माधारी अधेड़ व्यक्ति की ओर इशारा किया जो मिस्टर सांचेज के साथ गिलास टकरा रहा था। आओ, मैं तुम्हें उनसे मिलवाता हूँ। मेरे पिता को बास्केटबॉल पसंद है और मुझे लगता है कि तुम्हारी काबिलियत को देखते हुए वे तुम्हें स्थानीय प्रो लीग में शामिल होने में मदद भी कर सकते हैं। टेरेंस ने आदित्य को पकड़ लिया और उसके जवाब का इंतजार किए बिना ही उसे खींच कर ले गया। अरे रुको! आदित्य असहाय होकर टेरेंस का पीछा कर रहा था। उसने पेशेवर बास्केटबॉल खिलाड़ी बनने की योजना नहीं बनाई थी क्योंकि यह बहुत हाई प्रोफाइल था। वह एक व्यवसायी बनना पसंद करता था और लोगों को अपने लिए काम करने के लिए कहता था। नमस्कार अंकल हेनरी। टेरेंस ने अपने पिता की ओर सिर हिलाकर हेनरी सांचेज का अभिवादन किया। ओह, क्या ये टेरेंस नहीं है? मैंने सुना है कि एनबीए जी लीग ने आप में रुचि दिखाई है। टेरेंस को देखते ही हेनरी की आंखें चमक उठीं। मुझे लगता है कि आपको एक नज़र डालनी चाहिए। ये सुनकर टेरेंस ने हंसते हुए अपना सिर हिलाया। मेरा लक्ष्य एनबीए खिलाड़ी बनना है। जी लीग मेरे लिए बस एक कदम है। इस बारे में बात करते हुए, मेरा दोस्त मुझसे बेहतर खिलाड़ी है। मुझे लगता है कि स्काउट्स उसे खेलते हुए देखने के बाद उसके लिए लड़ेंगे। उसने आदित्य की ओर मुस्कुराते हुए कहा। नमस्ते मी सांचेज। नमस्ते मी मोंटेफाल्को। मैं आदित्य हूँ, एक सामान्य व्यक्ति। आदित्य ने अपना परिचय अंग्रेजी में दिया। वह धाराप्रवाह बोल रहा था जैसे कि वह उसकी मातृभाषा हो और इससे हेनरी सांचेज और मी मोंटेफाल्को ने उसकी ओर अधिक अनुकूल दृष्टि से देखा। ओह, टेरेंस द्वारा आपके बारे में इतनी प्रशंसा करने के लिए आप निश्चित रूप से एक महान बास्केटबॉल खिलाड़ी होंगे आदित्य। ल्यूक मोंटेफाल्को ने मुस्कुराते हुए कहा। वह देख सकता था कि उसका बेटा इस युवा की प्रशंसा करता है। वह जानता था कि टेरेंस बास्केटबॉल में अपनी प्रतिभा के कारण बहुत गर्वित व्यक्ति था, इसलिए उसे थोड़ा आश्चर्य हुआ कि वह वास्तव में उसी आयु वर्ग के किसी व्यक्ति के बारे में बहुत अच्छी बातें कर रहा था। हेनरी चुप रहा और दृश्य देखकर केवल मुस्कुराया। आप मेरे बारे में बहुत अधिक सोचते हैं मिस्टर मोंटेफाल्को। आदित्य ने मुस्कुराकर शर्मिंदगी के साथ अपना सिर हिलाया। तुम मेरे बेटे के दोस्त हो, बस मुझे अंकल ल्यूक कहो। ल्यूक ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है
अंकल ल्यूक। अचानक एक वेटर उत्सुकता से ल्यूक के पास आया और फुसफुसाया, सर, एक कलाकार दुर्घटना के कारण कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सका। उस लड़के को वायलिन बजाना था और बाकी कलाकार अभी प्रदर्शन के लिए तैयार नहीं हैं। क्या? ये सुनकर ल्यूक भौंचक्का रह गया। वह नहीं चाहता था कि यह जश्न असफल हो क्योंकि यह उसके दोस्त हेनरी के लिए था। क्या हुआ? हेनरी ने ल्यूक के चेहरे पर आए परिवर्तन को देखकर पूछा। ल्यूक ने एक पल के लिए संकोच किया और फिर माफी मांगते हुए कहा, कलाकारों में से एक का एक्सीडेंट हो गया था और वह समय पर यहाँ नहीं आ सका। अन्य कलाकार अभी भी प्रदर्शन करने के लिए तैयार नहीं हैं, इसलिए देरी हो सकती है। मुझे इस बात का बहुत अफसोस है, हेनरी। मुझे इस तरह की चीज़ों के लिए कुछ तैयारी करनी चाहिए थी। हेनरी निराश था, लेकिन उसने अपने दोस्त के लिए चीज़ें मुश्किल नहीं बनाईं। उसने शांति से स्थिति का विश्लेषण किया और कहा, ये ठीक है, हम प्रदर्शन में देरी नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ अधिकांश अतिथि व्यस्त लोग हैं। क्या आपके पास यहाँ कोई है जो मंच पर कुछ प्रदर्शन कर सके? उन्हें बस किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो सभी कलाकारों के तैयार होने तक उन्हें कुछ समय दे सके। जब वे उत्सुकता से किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रहे थे जो मंच पर प्रस्तुति दे सके, आदित्य अचानक आगे बढ़ा और पूछा, अंकल ल्यूक, क्या आपके पास कोई पियानो है? ल्यूक ने उसे घूरकर देखा और सिर हिलाया। हाँ, हम जानते हैं। क्या आप पियानो बजाना जानते हैं? आदित्य ने आत्मविश्वास से सिर हिलाया। मैं कुछ गाने बजा सकता हूँ। यह अन्य कलाकारों के लिए समय खरीदने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। बहुत बढ़िया। ल्यूक ने राहत की सांस ली जब उसने उसके शब्द सुने। फिर उसने वेटर को पियानो स्टेज पर लाने का आदेश दिया। जल्द ही कुछ लोग एक पियानो लेकर मंच पर आए और उसने तुरंत ही सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। ल्यूक और टेरेंस ने आदित्य को घबराहट से देखा जो मंच की ओर बढ़ रहा था। उन्हें नहीं पता था कि वह वास्तव में पियानो बजा सकता है या नहीं। हालांकि वे उस पर विश्वास करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। अध्याय 11।